ऑल राइट एवरीवन। सो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 125 तक। द सोर्स इज नरेंद्र अवस्थी। टॉपिक नेम इज अवस्थी, राइट? एंड द टॉपिक नेम इज केमिकल काइनेटिक्स लेवल 1। केमिकल काइनेटिक्स लेवल 1। चलो, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोगों ने डाउट पूछ रखे हैं मेरे से। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 46, राइट? तो अभी क्या है ये? फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्स गिविंग इनटू वाई एंड जेड, द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट। ओके, तो एक बात बताओ, जैसे ही एलिमेंट्री बोल रहे हैं तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ऑर्डर कितना होगा बेटा, 1 ना, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। और इसने टी हाफ दे दिया है, कितना दिया है? 10 मिनट का। So in what period of time would the concentration of X be reduced to 10% of its original concentration? Fine. So basically ये टाइम पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, सिंपल सा इक्वेशन तो लगाना है यार। कौन सा? K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ, भाई कितना स्टार्टिंग में था, एक्स नॉट अपॉन एक्स टी। टाइम टी पे कितना हो गया कंसेंट्रेशन, राइट? सो अब बताओ, आपको टी हाफ दे रखा है 10 मिनट और फर्स्ट ऑर्डर का है, तो आपको मालूम है ना, टी हाफ दिया तो के निकल जाएगा। के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ दे रखा है तो मेरा के निकल गया, के निकल गया, मैं यहाँ रख दूंगा। और उसके बाद एक्स नॉट एंड एक्स टी भी दे रखा है। उसने बोला है कि आप वो टाइम निकालो जिसमें एक्स, द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स बी रिड्यूस टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब पहले जितना भी था उसका अब 10% बचा रह गया। तो एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ दैट, यानी 10 ऑफ एक्स नॉट, 10 x0/100, यही है ना 10%। तो अब देखो, एक्स नॉट गायब हो गया 10 से, ये तो ये 10 हो गया, तो ये log 10 बन गया। सो दिस इज बेसिकली log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k। और k क्या था? 0.693 टी हाफ। तो इसको यहाँ पे लिख लो, 0.693 टी हाफ, दैट विल बी 2.303 अपॉन 0.693। तो यहाँ टी हाफ ऊपर आ जाएगा। अच्छा, आपको अगर ध्यान हो तो 0.693 क्या होता है, अगर उसको ब्रेक करो तो वो होता है 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 2, वही होता है log 2। तो log 2 0.3010 होता है, तो ये कैंसिल करा दोगे तो आंसर आ जाएगा टी हाफ बाई log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। अब जिनको इतना सब पेन नहीं लेना है, वो चुपचाप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, और यहाँ पे जो 0.693 था वो रख दो, तो वहां से भी आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, राइट? चलो, सर एक ग्रेट। 29th रह गया थी। एक, हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 29, इनफैक्ट और भी पीछे है, एक दो क्वेश्चन ये भी थे, तो वो भी डिस्कस कर देता हूँ। चलो, पुराने वाले भी थोड़े डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि A2 and B2 फॉलोज द इक्वेशन A2 + B2 फॉर्मिंग 2AB। और आपको ये डेटा दिया हुआ है A0 का, B0 का, रेट का, इनिशियल रेट का। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान देना यहाँ पे, रेट कांस्टेंट फॉर द रिटन रिएक्शन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द अपीयरेंस ऑफ AB। तो क्या इसका मतलब सबका रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है? यही समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप पूरा एक्सप्रेशन लिखते हो डिफरेंशियल रेट का, तो R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस डी ऑफ A2/dt, and that is equal to minus d of B2/dt, and that is equal to 1/2 times of dAB/dt, and that is equal to rate constant multiply by A2 पे पावर m और B2 पे पावर n, जहाँ पे m और n ऑर्डर है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि ये k क्या रिप्रेजेंट करता है,
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू टू दावर एम है, बी टू टू दावर एन है। तो ये के, इसी को बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो अब फिर आता है डाउट कि सर फिर ये रेट कांस्टेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट था, रेट कांस्टेंट फॉर द अपीयरेंस ऑफ ए बी, क्या आएगा? तो बताओ, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है? कि भाई डी ए बी डिवाइडेड बाई डी टी, यही है रेट ऑफ अपीयरेंस, इसी को बोलते हैं। अब रेट ऑफ अपीयरेंस बोल रहे हो तो इसका एक्सप्रेशन देखो कहाँ पे है। तो मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन है? ये और इसको कोरिलेट करने वाला ही। इनको मिला दो, तो इनको मिलाओगे तो क्या लिखोगे? डी ए बी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है तो ये टू उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टू के टू द पावर एम बी टू द पावर एन। तो बेटा ये जो टू के है ना, या इसी को के डैश बोल लो, ये जो टर्म आता है, दिस टर्म, दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ ए बी। तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि ये जब आप इक्वेट कर रहे होगे तो ये रेट कांस्टेंट का डबल टाइम हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है यार। पहले आप क्या करो, इनिशियल रेट लिखा है और इनके कंसंट्रेशन दे रखे हैं, तीन डेटा दिया है, तीन इक्वेशन बनेंगे। आर इज इक्वल टू के, दिस वैल्यू से करके तीन। अब ध्यान से देखना, पहला और दूसरा जब आप देखोगे तो इसमें बी सेम है जबकि ए डबल हो गया है। तो क्लियरली जब आप रेशियो लोगे कि भाई रेट का जो रेशियो है 2.5 एंड ये 5 आ गया, तो 5 अपॉन 2.5 रेट का रेशियो हो गया, दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ऊपर भी और नीचे भी वो गायब हो जाएगा। बी का कंसंट्रेशन सेम है, वो भी गायब हो जाएगा। तो ए नॉट टू द पावर ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1। तो भाई पहले केस में कितना है? 0.1 है, दूसरे केस में कितना है? 0.2। तो मैं यहाँ रख दूंगा 0.2 अपॉन 0.1 एंड होल टू द पावर एम, क्योंकि ये ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट एम था। तो यहाँ से आप लगा सकते हो हिसाब कि यार एम की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट? तो एम की वैल्यू 1 आ गई, तो इससे पता चला एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ही है। इसी तरीके से आप दूसरे के लिए अप्लाई कर लेना। मतलब आप देखो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, तो जब ये दोनों डेटा यूज करोगे तो सारी चीजें कट जाएंगी, सिर्फ बी का पावर निकल के आएगा। और वैसे भी आप सिंपल तरीके से देखो तो समझ में आएगा, ये डबल करने से रेट क्या डबल हुआ क्या? तो 5 से 10 हो गया, तो पक्का इसमें लीनियर रिलेशन है, मतलब बी पे पावर भी 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू पे पावर 1 एंड बी टू पे पावर बी 1, दोनों पे 1 1 आ गए। और जब दोनों पे 1 1 आ गए, तो अब भाई वो रेट का एक्सप्रेशन मालूम चल गया। रेट का वैल्यू लिखो यहाँ आर, ए टू बी टू का कंसंट्रेशन लिखो, तो आपको यहाँ से के निकल जाएगा। और जो के निकल गया उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी निकल जाएगा। तो समझ आ गया सुचेत कि यहाँ पे क्या यस। डिफरेंस है दोनों? यस सर। ठीक है बेटा, चलो आइए। सो अब आगे देखते हैं, एक 34 है सही हो कि गया सर। अच्छा हो गया था। हाँ ठीक है, चलो भाई, जिनको डाउट रह गया है उनके लिए मैं डिस्कस कर दूं। आप सभी को मालूम है हाफ लाइफ कभी भी निकालते हो जीरो ऑर्डर के लिए, तो वो प्रोपोर्शनल आता है ए नॉट टू द पावर -1, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है ए नॉट जीरो ऑर्डर के लिए, करेक्ट? वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है? तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इंडिपेंडेंट आता है, ए नॉट टू द पावर 0 आता है, करेक्ट? क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कितना होता है? 0.693/2। इसमें कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। और तीसरे के केस में जब आप करते हो तो वहीं पे वो आता है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आता है। तो जब आप ऐसे देखने की कोशिश करो तो जनरल ऑर्डर के लिए ये टी हाफ प्रोपोर्शनल किसके होता है? ए नॉट टू द पावर 1 - है। अब जीरो है तो डायरेक्टली, सॉरी, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए उल्टा क्या हो रहा है? है। जीरो ऑर्डर के लिए
ए नॉट रेज टू पावर 1 नहीं। हाँ, मैं वही चेक कर रहा था। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको ध्यान हो, नहीं यहाँ डायरेक्टली होता, सॉरी माय बैड, यहाँ मुझे आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर के लिए ना। अरे वो तो डिराइव कर सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू के टी होता है ना, x की वैल्यू ए नॉट बाई टू हुई तो दैट इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो यहाँ देखो ए नॉट अपॉन टू के आता है टी हाफ की वैल्यू। तो यहाँ से देखने में आपको समझ आ जाएगा कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है। और मतलब मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तीनों के केस में अगर आप देखोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर वन, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना हुआ तो माइनस। उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी ए नॉट टू द पावर माइनस वन, या फिर वन अपॉन ए नॉट। तो जनरल अगर आप देखो तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस इन, इसको दिमाग में रख लो बढ़िया से। अब अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन, और वन अपॉन में लेके जाओगे तो पूरे पे पावर माइनस वन हो जाएगा, तो यानी एन माइनस वन, ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है 38th, क्या है इसके अंदर। सर हाँ जी बोलिए। सर 33rd वाला भी एक बार बता दो सर, क्योंकि उसमें रिएक्शन नहीं दी हुई, तो वो कैसे सोचना था। एक बात बताओ, इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि ए एंड बी इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एलिमेंट्री है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो अब तुम्हारे दिमाग में यही डाउट आ रहा होगा ना कि सर वो ए एंड बी में कॉफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। मान लो वन बाई टू हो गया, ये थ्री बाई टू हो गया, तो भी सम करो तो वन प्लस थ्री बाई टू विल बी इक्वल टू फोर बाई टू, तो भी ऑर्डर कितना आ गया, टू। यही चल रहा है दिमाग में, या फिर सर एक बोलो। तो रियलिटी में कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो मैंने बताया था जितने कॉफिशिएंट है उतने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कभी भी फ्रैक्शन में तो कोलाइड करेंगे नहीं। तो इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो भी इंटीग्रल नंबर होंगे, और अगर इंटीग्रल नंबर हुआ ऑर्डर टू है तो पक्का ए का भी वन होना चाहिए, बी का भी वन होना चाहिए, इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि इसको फ्रैक्शन कर नहीं सकते हैं। और ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर है तो पक्का इसका वन लेना पड़ेगा, इसका वन लेना पड़ेगा, तभी तो आर इज इक्वल टू के इंटू ए पे पावर वन एंड बी पे पावर वन लिख पाएंगे। आ रहा है साक्षी समझ में, यस सर। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको कौन सा लेना पड़ेगा फिर, डी ऑप्शन। क्योंकि बाकी सब भी ऑर्डर टू ही है अगर आप ध्यान से देखो तो, लेकिन वो एलिमेंट्री हो नहीं पाएंगे क्योंकि पावर भाई कभी ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है ना तो जीरो हो सकता है अगर वो एलिमेंट्री हुआ तो, क्योंकि कॉफिशिएंट ऐसे नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो CH3CO होल्ड C2H5 एक्वस एंड ये H प्लस लिया है। ये आपको मैंने याद करवाया था क्लास के अंदर कि बेटा ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम में मैंने आपको बताया था कि CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, एसिडिक मीडियम के अंदर इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है उसका रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं। इसमें प्रोटॉन एंड ये दोनों, अब क्योंकि ये कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट है तो इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाते हैं, तो ये K डैश इंटू एस्टर ऐसे लिखते हैं। राइट, आ रहा है बात समझ में। हाँ यस सर। ये सुनो, बोलो भाई। यस सर। तो इसकी मॉलिकुलैरिटी तो कभी भी वन नहीं होगी ना, अगर आप ध्यान से देखो तो मॉलिकुलैरिटी ये और ये अगर आप देखने की कोशिश करो तो यार अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो मॉलिकुलैरिटी टू होगी, वन प्लस वन। बोलो भाई। यस सर। हम्म, तो और कायदे से देखो तो क्योंकि H प्लस आयन कांस्टेंट रहता है इस वजह से ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा अपीयर हो रहा है, बट रियलिटी में अगर आप देखने की कोशिश करो तो अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता
तो ये कहानी कुछ अलग हो जाती। तो दैट इज वाई व्हाट वी कैन से दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड ना? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, wait. Room check for you. चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। व्हेन इथाइल एसीटेट was hydrolyzed in the presence of 0.1 molar HCl, the rate constant was found to be itna. But in the presence of this, the rate constant was found to be itna. It may be concluded that ना, अब देखो दोनों का रेट कांस्टेंट दिया है। अभी देखो यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेट का एक्सप्रेशन होता है वो होता है K इंटू एस्टर इंटू H प्लस आयन, और H प्लस आयन कैटलिस्ट है। भाई किसी रिएक्शन में HCl कैटलिस्ट बन रहा है और किसी रिएक्शन में H2SO4 कैटलिस्ट बन रहा है, दे तो H प्लस आयन ही रहे हैं। तो आप देखो जो K इंटू H प्लस है ना, ये नया कांस्टेंट बनता है K डैश। और रेट अगर कंसंट्रेशन एस्टर का सेम हो तो रेट इन पे ही डिपेंड करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई HCl वाले केस में और H2SO4 वाले केस में मोलैरिटी देखो दोनों की सेम है। तो अगर मोलैरिटी सेम है लेकिन H2SO4 तो नेचुरली पहले आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली, ये H प्लस क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो सेकेंड डिसोसिएशन है, कभी कदार ये मतलब अगर बहुत डाइल्यूट ना रहे तो थोड़ा बहुत ये इक्विलिब्रियम इसमें रहता है। तो कभी भी H2SO4 से तो जो H प्लस निकलने वाला है वो दो स्टेप में निकलेगा, पहले स्टेप में तो कंप्लीट और दूसरे में थोड़ा एक्स्ट्रा। तो नेचुरल सी बात है यार कि इस वाले केस में मोर H प्लस आएंगे H2SO4 में, तो H2SO4 का H प्लस मोर तो उसका रेट कांस्टेंट भी मोर होना चाहिए, और रेट कांस्टेंट मोर हुआ तो रेट बढ़ जाएगा। तो एक बार ही देखते हैं क्या मैच कर रहा है। तो पहले वाले के केस में जब HCl लिया है तो रेट इतना है, और जब ये लिया है तो रेट कांस्टेंट बता रहा है 6.25 हो गया। तो क्लियरली 5.4 से ये 6.25 हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे आप बिल्कुल बोल सकते हो कि H2SO4 furnaces more H plus ion, H2SO4 furnaces more H plus ion than HCl. Understood? अरे H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने मतलब ऐसे तोड़ के क्यों हाँ देखा? बेटा, मैंने वो सेकंड डिसोसिएशन को किया, पहले वाले केस में तो अनडाउटेबली स्ट्रॉन्ग H2SO4 ब्रेक डाउन करता है H प्लस प्लस HSO4। सेकेंड डिसोसिएशन में ये नेगेटिव होने के वजह से मतलब ऐसे तो हम इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लेकिन इसकी K वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितना पहले वाले के केस में ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 6 होता है, और सेकंड वाले में इतना पावरफुल नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा इक्विलिब्रियम दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ओके और सर। कोई रीजन नहीं। एंड सर क्वेश्चन में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एस्टर की कंसंट्रेशन सेम है, तो डी ऑप्शन भी तो हो सकता था। कौन सा? आपने बोला कि अगर एस्टर की कंसंट्रेशन सेम है तो नहीं तो बेसिक। वो तो रेट, बेटा रेट का जो रेशियो है ना, वो अगर रेट का रेशियो दिया होता तब तो एस्टर पे डिपेंडेंट होता। इसने तो रेट कांस्टेंट का ही रेशियो दे दिया ना, इसमें कहां से आएगा एस्टर? रेट कांस्टेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ K इंटू H प्लस आयन ना, नया रेट यस कांस्टेंट तो यही है ना, तो उसमें तो आया ही नहीं। यस अगर सर। वो रेट देता तो प्रॉब्लम होती, तो मैं उसको रेट समझ करके करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यस सर। चलो, ऑल राइट बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 46। For an elementary reaction X changing into Y and Z, the half life, ये तो कर दिया मैंने, आई गेस ये हमने फिनिश कर दिया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, देखते हैं बेटा। राइट, एंड 50 में क्या है? रेट कांस्टेंट दिया है ये, द इनिशियल कंसंट्रेशन ये भी दिया हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट इज। कितना आसान सा है बेटा। कितने लोग इसके कांस्टेंट को देख करके ये पहचान पाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? पहचान गए थे?
Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, जब तक आप वो ना पहचानो तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n एंड टाइम टू द पावर -1। तो यहाँ पे देखो सिर्फ टाइम ही बचा, ये फैक्टर गायब हो गया। इसका मतलब 1 - n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। और आप अगर इतना पकड़ लिए हो तो बहुत आसान हो गया। अब एक काम करो, आप हाफ लाइफ निकाल लो। क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि क्या मालूम जो टाइम दिया हो हाफ लाइफ का मल्टीपल ही, तो 0.693 अपॉन k होता है। तो ये 0.693 क्या अपॉन k क्या है, 2.303। अब इसको कटा के देखो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से आएगा 0.3। चेक कर लो Yes, sir. Yes, sir. Log 2. ना, वही log 2 0.3 आएगा। अब अगर ये 0.3 आ रहा है तो 0.3 क्या है, ये मिनट है ऑफ कोर्स, यही है ना बेटा, 0.3 मिनट है। और इसने क्या पूछा है, 1 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो भाई ये बताओ 0.3 मिनट मैं अगर टाइम का वो बना लूं, अगर मुझे इस क्वेश्चन को बिना ज्यादा दिमाग लगाए सॉल्व करना है, एक तो तरीका क्या है, सर उससे बेटर वो लॉग वाला फॉर्मूला डाल के उससे मतलब कंसंट्रेशन आ टाइम टी निकाल लो और फिर मैं बाद वही में मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको वैसे करना है तो ये तो पूरा फॉर्मूला आपके पास पड़ा ही है। लॉग ऑफ, क्या इसने पूछा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी है। और ए नॉट आपको क्या लेना है, 1 मोलर, इसने बोला ही है, तो ए टी निकालना है। अब आप के का वैल्यू आपको मालूम ही चल गया 2.303, टाइम आपको दिया ही है, वो यहाँ पे यूज कर लो। तो 2.303 जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और टाइम 1 मिनट दिया है तो ये 1 आ जाएगा। सो लॉग 1 अपॉन 80 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब आपको मालूम है ना ये 10 के पावर में चला जाएगा, सो 1 अपॉन 80 का वैल्यू कितना आ गया, 10 का पावर 1 विच इज 10। तो भाई 80 कितना आ गया, 1/10 विच मीन 0.1। मोलर क्या, पर मिनट। हाँ मोलर पर मिनट, ये सीधा सीधा। अगर मान लो मैं वैसे नहीं करता, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो इसमें एक नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है, वरना तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या था एनालिटिकली, बट कि ये तो भाई आंसर है ही नहीं। क्या, पर ये तो हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया, हमने तो रेट निकालने को बोला है। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी सॉरी, मैं तो कंसंट्रेशन निकाल रहा था। तो कंसंट्रेशन के 0.1 बाद को के मल्टीप्लाई इंटू करना है 80 उसके पास। करके आ जाएगा, के हाँ इंटू बेटा, 80 करके। तो रेट इज इक्वल टू, तो अब आगे तुम लोग नहीं निकाल लोगे क्या, के इंटू सर आ कंसंट्रेशन रहा ऑफ ए टू द पावर 1, तब फिर क्या कर रहे हो तुम दक्ष, है ना। निकाल अगर लिया। मान चलो अच्छा ठीक ठीक है। अदरवाइज दूसरा अप्रोच क्या था कि अगर आप आर नॉट निकालो, इनिशियल रेट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इनिशियल वाला, राइट, के भी दिया ए नॉट भी दिया, हाफ लाइफ के बाद ये पूरी वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी, अगले हाफ लाइफ के बाद और आधी हो जाएगी। तो अगर आइडिया लेना होता तो शायद हम ऐसा कर सकते थे कि स्टार्टिंग का जो भी रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया था, तो भाई के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज 1, तो इतना ही आ जाता, 2.303 मोल पर लीटर पर मिनट आ जाता। अब फिर आप देखो 0.3 के हिसाब से देखे तो लगभग 0, 0.3, 0.6, 0.9, और उसके आगे जाकर के तब जाकर ये 1 मिनट आएगा। तो उस हिसाब से आर नॉट जितना भी हुआ, यहाँ अगर आर नॉट है तो यहाँ आर नॉट बाई 2, यहाँ आर नॉट बाई 4, यहाँ आर नॉट बाई 8 हो जाएगा। आर नॉट बाई 8 से भी थोड़ा कम वैल्यू आता है, तो अगर आपको आइडिया लेना होता तो आप यहाँ से कर सकते, यहाँ से भी एक आइडिया लग जाता, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज दे दिया है तो बेटर है कि आप इक्वेशन से ही निकालने की कोशिश करें। ठीक है, so we are done with this. Now let's move to question number 55. तो भाई अब ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं और दोनों का इसने रेट कांस्टेंट पूछा। अगर आप क्वेश्चन देखो तो ए से पी बन रहा है, बी से क्यू बन रहा है। तो ए से पी मेरे ख्याल से ये पहला है, और ये बी वाले का हमारा दूसरा दिया है। दोनों का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया है, और फिर पूछ रहा है कि फर्स्ट का एंड सेकंड का रेट कांस्टेंट का रेशियो बताओ कितना है। तो क्या हो नहीं जाएगा भाई, कितने लोग यहां देख करके समझ गए कि सर ये स्ट्रेट लाइन है बी, ये तभी पॉसिबल है जब जीरो ऑर्डर का हो।
यस सर। राइट, क्योंकि जो b का वैल्यू होता है वो कितना होता है, b नॉट माइनस के टी, तो इसी वजह से इसका स्लोप नेगेटिव आता है माइनस के टी ना। तो क्या इसका रेट कांस्टेंट स्लोप से नहीं निकल जाएगा बेटा, और स्लोप के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो आई होप ये पॉइंट आपको दिया ही है और ये भी पॉइंट आपको दिया ही है, क्या ये 2 पॉइंट से आप स्लोप नहीं निकाल सकते हो? बोलो। यस सर। हाँ, अरे भाई ये लेंथ निकाल लो, ये Yes, 1 sir. मोलर था और ये टाइम कितना है 30, तो 1 मोलर अपॉन 30 मिनट, इसका लेंथ कितना आ गया 1/30, और यहाँ पे यूनिट के फॉर्म में है तो आपके पास है ही ना। अगर मैं सिर्फ वैल्यू वैल्यू देखूं तो मैं थोड़ा करना, अदरवाइज आप देखो ना दोनों रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स है वो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि एक का आएगा मोल पर टाइम इन मिनट, मोलर पर मिनट आएगा, और दूसरा वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 से 1 होने में इसने 30 सेकंड लगाए हैं, और अगला 1 से 0.5 होने में भी इसने अगले 30 सेकंड लगाए हैं। इसको First देख के order. क्या समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो जब फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है तो टी हाफ की, सॉरी के की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.693 टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, तो आप यहाँ रखोगे 30, तो यहाँ देखो आप मिनट रखोगे तो यहाँ मिनट मिनट तो चला जाएगा, मोलर का एक चीज बचा रह जाएगा, तो वो यूनिट के साथ देना चाहिए, बट चलो अगर मान लो सिर्फ हम ये वैल्यू पे फोकस करें तो आई होप अब आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। यहाँ 30 कर लेना, दोनों का रेशियो ले लेना, करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, the decomposition of N2O5 in chloroform was followed by measuring the volume of O2 gas evolved, ठीक है। The maximum volume of O2 gas obtained was 100 centimeter cube in 500 minutes, 90 centimeter evolved, the first order rate constant for the disappearance of N2O5। देखो बेटा, ऑल राइट, इसने सारा कहानी किसका दे रखा है, O2 का दे रखा है, और आपसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। और वो भी N2O5 के डिसअपियरेंस को लेकर के वहां से पूछ रहा है। तो एक बारी पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्या लिखेंगे 2N2O5 डिसोसिएटिंग इनटू 2N2O4 प्लस O2, ये गैस है, बाकी सबको इसने किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रखा है ना, ये लिक्विड और ये लिक्विड बना लिया है इसको। अब एक बात बताओ, हमारा जो रिलेशन आता है -dN2O5 बाई dt अपॉन 2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू N2O5 टू द पावर 1 आएगा, ये रिलेशन आएगा, यही फर्स्ट ऑर्डर है ना। यस सर। तो अब ये 2 इस साइड में चला जाएगा तो बन जाएगा वो 2K। तो चलो ये K के जगह 2K आ गया, बाकी सब सिमिलर चीज बन रहा है, जहां पे 2K ही को मैं K डैश मान ले रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि इसने इसी का पूछा भी है, और ये -dN2O5 अपॉन dt। अब बेटा इसका इंटीग्रल बनाओगे तो यही बनेगा, सब चीज घूम फिर कर कहाँ पहुंचेगा, ln N2O5 का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 A0 अपॉन द कंसंट्रेशन एट जनरल टाइम t विच इज A0 माइनस x, नहीं बल्कि इस बारी 2x हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये A0 है तो A0 माइनस 2x, कॉफिशिएंट 2x है ना यहाँ पे, 2x और ये x है, इज इक्वल टू 2 पॉइंट, मतलब ln है ना, इज इक्वल टू k इंटू टी। तो k की वैल्यू क्या आ गई, या तो ln रखो या तो 2.303 A0, सॉरी log टू द बेस 10, अगर log बेस 10 के बारे में कर रहे हो तब। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया वो k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log 10
ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस 2x, राइट। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम इसको यहां लिख लेते हैं, ये सारी चीजें हटा करके। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t and log to the base 10 a naught upon a naught minus 2x। अब यार ये सारा चीज ना, ये वैल्यू, ये रेशियो हमें ऑक्सीजन के टर्म में निकालना है। तो इसने बोला मैक्सिमम वॉल्यूम जो O2 का आ रहा था वो कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इन्होंने लिख रखा, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है वो क्या है, ये मानते हुए कि रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म हुआ है, यानी किसी तरीके से हीटिंग वगैरह करके O2 निकाल रहे हैं। तो जब खत्म होगा तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये जब भी खत्म होगा तो x वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू a नॉट बाई 2। ये सुनो, क्योंकि देखो ना इसको खत्म करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a नॉट बाई 2। तो वो मैंने लिख दिया a नॉट बाई 2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है पहला चीज, राइट। x वैल्यू a नॉट बाई 2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी जो v इंफिनिटी होगा, v इंफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन होगा वो a नॉट बाई 2 के प्रोपोर्शनल आने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है जितना मोल निकलेगा उसी कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आएगा। एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर आप देखो तो वॉल्यूम एंड मोल प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन मोल ध्यान रखना, हमें यहां से सोचना है कि जो x की वैल्यू है वही मोल है यहाँ पे, और x की वैल्यू a नॉट बाई 2 आ रही है, तो वॉल्यूम इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू a नॉट बाई 2। एंड ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है ये v इंफिनिटी, 500 दिया हुआ, सॉरी देख लो एक बार कितना दिया, 100 दिया हुआ, करेक्ट, ये 100 दे रखा है। चलो ग्रेट। नेक्स्ट इसने क्या दे रखा है कि भाई 500 मिनट पे यानी टी टाइम पे 90 सेंटीमीटर क्यूब, ये वीटी दे रखा है विच इज 90 है, और ये टाइम का भी वैल्यू दे रखा है, टी इज इक्वल टू कितना, 500 मिनट। सो भी क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर आप देखो तो आपको वीटी दे रखा है, तो टाइम टी पे ये तो डायरेक्टली एक्स के ही प्रोपोर्शनल आएगा ना भाई, टाइम टी पे O2 कितना बना है वो एक्स मोल। तो आप क्या बोल सकते हो, वीटी विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वीटी एट टाइम टी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स ओनली। अब आपको क्या चाहिए, ऊपर ए नॉट चाहिए, नीचे ए नॉट माइनस 2x चाहिए। तो अब देखो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस 2x में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ए नॉट की जगह पे 2v इंफिनिटी, यहां से देख लिया भाई, इसको इधर भेज दिया, डिवाइडेड बाई ए नॉट यानी 2v इंफिनिटी माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ x करेंगे तो 2 इंटू एक्स किसके प्रोपोर्शनल था, vt के, यहाँ रख लूंगा। तो क्या आ गया भाई, v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। तो यार चुपचाप आपको ये वैल्यूज रख देनी थी, और टाइम के जगह पे यहाँ जो t है उसके जगह पे आपको कितना रख देना था, 500 मिनट, और इस जगह पे v इंफिनिटी कितना था, 100, ये 100 माइनस ये कितना था, 90, ये रख देते, आप वैल्यू निकालते, आपको k निकल जाता, और यही k ही किसका, रेट कांस्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ इनटू O5 का। तो थोड़ा सा अगर आप डेरिवेशन ढंग से करते तो आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। समझ पड़ा कैसे किया, ये सुनो यस सर। सुचेत, ठीक है, तो अपने देख लो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कैसे हो रही है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के बाद जो आप लोगों ने पूछ रखा है, वो 63rd है। ये पूरी तरीके से बेटा ना इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं लगने वाली। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस एकदम दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है, और इसके बाद आप प्रोसेस मतलब खुद से ही ट्राई करिएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले मानो जनरल ऑर्डर रिएक्शन है,
dA by A by dt, so that is equal to k into a to the power nth order. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, a to the power माइनस n dA और साथ में एक नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू k dt। अब ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना, तो जब आप t इज इक्वल टू 0 है तो a का वैल्यू a0 है, और जब टाइम की वैल्यू कितनी है भाई, जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप देख लेना। जब टाइम की वैल्यू कितनी है 0.875, तो ये सारा पंगा इसी में लिमिट क्या रखे 0.875, तो सारा चीज किस पे है कि भाई a कितना रखो। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि आप हमेशा समझना कि अल्फा की वैल्यू से ही हम टाइम को रिलेट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है x/a0 ना। अगर मान लो कोई a है वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये a0 है, a0 माइनस x है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होता है x/a0। तो अगर मैं बोलूं कि यार t इतना है 0.875, इसका मतलब ऐसा टाइम जिस पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.875, कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई a0 टाइम्स दिस वैल्यू, बस उतना ही। तो यानी इसको लिखोगे आप a0 टाइम्स दिस वैल्यू 0.875। तो एक तो इंटीग्रेशन ये करना है। अब नाउ इट इज सो इजी टू डू दैट। सिमिलरली दूसरे वाले के टाइम पे अगर आप देखो तो कितना है, ये कितना है 50% है, तो यानी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ t हाफ हो जाएगा और यहाँ 50% यानी a0/2 हो जाएगा। अब ये दोनों इंटीग्रल को थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो a पे पावर माइनस n या a पे पावर माइनस n या यहाँ x टू द पावर माइनस n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं a टू द पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, राइट। एंड बाहर एक माइनस लगा ही हुआ है और साथ में ये a0 आ रहा है और ऊपर a0 इंटू 0.875 और दैट इज इक्वल टू k इंटू इधर dt का इंटीग्रल t होगा k इंटू t 0.875। ये बन गया पूरा पूरा रिलेशन पहले वाले का, करेक्ट। और इन्होंने पूछा भी है कि टाइम का वही रेशियो निकालो, तो दूसरा वाला जब हम कर रहे होंगे मतलब अब सिर्फ लिमिट रखना है। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस अगर अंदर गया तो अपना देख लो यार, तो नीचे का फैक्टर n-1 हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि इसको बाहर ही निकालो, ये पूरे चीज को बाहर निकाल लो, 1 माइनस n n माइनस मिलके 1/n-1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी एक कांस्टेंट वैल्यू। अब ये वैल्यूज रख दो, 1/n-1 मल्टीप्लाई बाई अपर लिमिट पहले लिखेंगे 0.875 a0 एंड होल टू द पावर 1 माइनस n और माइनस a0 टू द पावर 1 माइनस n। ये बन गया आपका k इंटू टी 0.875। अच्छा अभी और एक चीज कर सकते हो आप, इस a0 को भी बाहर निकाल सकते हो बेटा, क्योंकि a0 जितना कॉमन ले लो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको रेशियो लोगे तो कट जाएगा। तो कैन आई से दैट कि मैं यहाँ से a0 हटा दूं, यहाँ से a0 हटा दूं, और 1 पे पावर 1 माइनस n की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, तो इसको 1 ही रहने दो और यहाँ पे a0 आ गया। दिस इज द रिलेशन फॉर k इंटू दिस। अब मैं ऐसे ही दूसरा लिखने जा रहा हूं, जब वो t हाफ होगा, t हाफ या t 50% जैसे ही होगा, फर्क किस चीज में आएगा भाई, ये सारी चीजें तो ऐसी लिमिट में फर्क आ जाएगा, बस इसके जगह पे क्या आ जाएगा वो a0/2। तो यहाँ पे जो 0.875 था वहां 0.5 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी। तो 0.5 टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 और यहाँ a0/n-1 ऐसे ही रहने वाला है। और ये
अब बताओ इनका रेशियो लोगे तो के गायब हो जाएगा, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ये चीज बच जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, तो यहां से आपका जो टारगेट है वो 0.875 अपॉन टी 50%। तो आपका जो टारगेट है बड़ा सिंपल सा है कि 0.875 टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 0.5 टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1। इसी का आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब इसमें आंसर में देखने की कोशिश करते हैं कौन सा चीज मैच करने के आसपास जा रहा है। तो एक जगह मेरे पास 8 टू द पावर n माइनस 1 लिखा है अपॉन 2। तो चेक करो, अब इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं ना, 2 के पावर में समझने की कोशिश करते हैं कितना आ रहा है। और एक बार रेशियो देख लेते हैं, 875 ऊपर ही पूछे। तो क्या इसको लिख सकते हो आप? 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 लिख सकता हूँ नीचे वाले को। इसको 1/2 कर लो। 0.875 को क्या लिख सकते हैं भाई? 1 minus 1/8 1 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। ऊपर वाले को 1 माइनस 1/8 यानी 7/8 आ रहा है क्या? yes sir तो अब इसी को सिंप्लीफाई करके देखो जरा, यहाँ पे पहुंच रहे हो क्या? और कोई तरीका नहीं है? इनमें से चेक करो। मुझे तो ये तो बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, ये तो कोई मतलब नहीं। या तो आंसर ये मैच करेगा या तो नन ऑफ दीज होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, कर लोगे यस सर। ना? ऊपर पावर भी देखो n-1 कर रखा है उन्होंने, राइट? तो आप दिमाग लगाओ इसमें कैसे करना है। राइट, चलो करके दिखाऊं क्या मैं, या करोगे खुद से? 0.875 को कितना बोला, कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस सिंप्लीफाई करो यार। तो ये 1/2 है, तो जो कि नीचे तो आ जाएगा पूरा वही पावर, n-1 माइनस 1, ये तो मिल गया। ऊपर चेक करो ये आएगा क्या? 7 का फैक्टर आ रहा है एक जगह पे। अच्छा, मैंने एक जगह मिस्टेक कर दिया बेटा, माई बैड। ओके, बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने। कोई बताएगा कहाँ मिस्टेक किया मैंने? सर आपने a0 minus x नहीं रखा हाँ बिल्कुल 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 सही, वही मैं देखना चाह रहा था। लिमिट के अंदर मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। जो अल्फा की वैल्यू है वो तो सही है, कितनी आ रही है? 0.875, लेकिन ये किसके बराबर होती है? x अपॉन a0। तो हमने x की वैल्यू निकाल करके रखी है ना बेटा, जबकि इक्वेशन में तो हमें लिमिट किसका रखना है? a का। तो a कितना होगा? a विल बी, a से प्रोडक्ट जा रहा है तो पहले a0 था, बाद में कितना हुआ? a0 माइनस x ना। तो मैं अगर a0 माइनस x करूंगा तो x की जगह पे a0 अल्फा। तो अब करो a0 माइनस a0 अल्फा करके देखो। a0 बोले तो 0.87, ये अल्फा हो गया, और a0। अब ये करो, ये कितना आ रहा है? 1 माइनस 0.875, कितना आ गया ये कितना आया? और बताओ भाई। 0/8 आएगा। हाँ जी, ये आ जाएगा आपका a0/8, बिल्कुल सही। तो अब अगर आप रखोगे तो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। वही मैं कह रहा था कि वहां से तो कभी आएगा ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा a0/8। और सेकंड केस में तो सही था a0/2, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो अब तो हो गया ना खत्म मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिमिट में ही गड़बड़ हो रहा था। a0/8, माय बैड। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो मेरे ख्याल से इंटीग्रल यहाँ तक तो बन रहा है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। इंटीग्रेशन तो यही बन रहा है ना।
Yes, sir. देखो मैं वापस से ट्राई करता हूँ। देखो इंटीग्रेशन आपका क्या बन रहा था, k इंटू डी टी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या बन रहा था, माइनस a टू द पावर माइनस n इंटू डी ए, यही बन रहा था ना इंटीग्रेशन। अब मैं क्या कर रहा था, 0 से यहाँ t 0.875 जब लिख रहा था, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे a का लिमिट रखना है ना, तो वो तो पहले a नॉट था, बाद में क्या हो गया वो at। अब ये at की वैल्यू कितनी आती है, तो अगर प्रोडक्ट a से p बन रहा है तो बेटा at तो a नॉट माइनस x होता है ना, a एट टाइम t क्या Yes, होगा, sir. ए नॉट। तो मैंने वही गलती करी, मैंने x की वैल्यू रख दी वहां पे, x नहीं रखना है ना बेटा, जब यहाँ यहाँ dx रहे तो x का लिमिट रखना है, a है तो 80। तो अब वो निकल सकता है, क्योंकि 80 कैसे निकलेगा, तो a नॉट माइनस एक्स, x कैसे निकलेगा, तो x अपॉन ए नॉट अल्फा होता है, और वही वैल्यू 0.875 होगी। समझ रहे हो ना, मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि जब 87.5% रिएक्शन खत्म हो जाए, उस समय का जो टाइम होता है वो ये t 0.875 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई, 0.875 ए नॉट, और जब आप उसे यहाँ रखते हो तो 80 कितना आ गया, 80 आ जाएगा ए नॉट बाई 8, वही घटा लोगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे वही लिमिट मुझे रखना था, ए नॉट बाई 8, ये रख दिया एक बारी, और सेकंड टाइम पे क्या, ए नॉट बाई 2। अब तो फैक्टर बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, जब आप इंटीग्रेट करके नीचे डिवाइड करोगे तो इधर से के गायब हो जाएगा, इधर से बाकी सारे पैरामीटर्स जो हमने कॉमन लेके किए थे वो गायब हो जाएंगे, और सिर्फ यही टर्म बचेगा, तो वो इजीली आ जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल है, पेशेंस के साथ इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, कर लोगे, यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलो ठीक। नेक्स्ट आते हैं, सर एक 61 था। देखो ये जो ऑप्टिकल वाले हैं ना, एक आधा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप इसको जब आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा तब आपको एग्जैक्ट वो समझ में आएगा, वरना मैंने आपको बताया तो था, उसके हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या है ये। तो 61 में क्या है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पोलारीमीटर। तो सुक्रोज क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है ना, और इनके एंगल्स इन्होंने दे रखे हैं अलग अलग टाइम पे, कितना है t इज इक्वल टू 0 पे कितना है, और बच्चों ये तीनों ही ना कुछ रोटेट कराते हैं। तो ऐसे केस में ये जो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू है, एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में, जब तीनों ही एक्टिव हो तो इसके केस में बड़ा मतलब ऐसा आता है कि थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा 0 अपॉन थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी, ऐसा आता है, ये रिलेशन बनता है। तो थीटा इंफिनिटी कितना है, -11, थीटा 0 कितना है, 44, थीटा इंफिनिटी ये रहा, थीटा टी कितना है ये, तो ये चुपचाप ये वैल्यूज उठा के रख दो, टाइम इतना रख दो, कितना 70 मिनट, के की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। आगे बात समझ में, के का वैल्यू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू ये आती है, ये मैंने आपको क्लास में बोला भी था, इसको ध्यान रखना कि जब भी तीनों डेटा दिए हो, इन्फिनिटी 0 एंड टी, तो उसके केस में हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। मतलब क्लियर जब भी है, वो बोले ऑप्टिकली इनएक्टिव ये नीचे वाली लाइन है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगा। ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव जब भी बोले तो इनएक्टिव लिखा हुआ है। नहीं, ये तो के निकालने का मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूँ ना, अच्छा रेट ये सर। कांस्टेंट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ बेटा, अपॉन यहाँ टी करके रेट कांस्टेंट निकलेगा। अब ठीक है, आ रहा है बात समझ यस में, सर। क्योंकि रेट कांस्टेंट भी तो नहीं मालूम है ना आपको। अब अगला चीज इन्होंने ये पूछा है कि इनएक्टिव कब हो जाएगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी
ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो थीटा टी हो, क्या इन्होंने बुलाई गोरी पढ़ लेने दो मेरे को। तो बेसिकली इन्होंने ये अब बोला है, पहले रिलेशन तो ये क्लियर हो गया ना कि यही आने वाला है। अगर आप पूरा पूरा देखो तो आपका आ जाएगा k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा जीरो अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो पहला वाला मेथड तो यूज करके आप k निकाल लोगे ना, ये तो क्लियर है। यस यूजिंग दिस होल साइकिल आप k निकालिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो टाइम बताओ जिसपे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ गई। तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है जब पोलारीमीटर, जो सॉल्यूशन है वो पोलारीमीटर में कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रोटेशन क्रिएट करते हैं, तो बोलते हैं वो एक्टिविटी की तरफ है। और ये बोल रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का मतलब टाइम ऐसा बताओ जिसमें थीटा की ही वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं इनएक्टिविटी। कोई रोटेशन नहीं शो किया उसने प्लेन पोलराइज लाइट में कोई। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, एंगल्स क्या है, ये सब बाद में बताऊंगा मैं। अभी बस इतना समझ लो कि इनएक्टिव होने का मतलब थीटा जीरो करने की बात कर रहा है। कौन सा थीटा, जो थीटा टी है, इसको जीरो करने की बात कर रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, इसको जीरो करने की बात कर रहा है, बाकी सारे आपको डेटा मालूम ही है, के मालूम ही है, सिर्फ टी ही तो है जिसको निकालना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके टी निकाल लेना, के तो पहले आपने निकाल लिया है पहले, समझ गए। सो ऑप्टिकली यस इनएक्टिव बोले तो थीटा जो टी था उसको जीरो कर दो, क्योंकि थीटा इन्फिनिटी थीटा जीरो तो ये एंगल की वैल्यूज हैं एट इन्फिनाइट टाइम एट जीरो टाइम। तो बदलने वाला कौन सा पैरामीटर है, थीटा टी की, बस ठीक है। ऑल गुड, चलिए आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, और बताइए कौन सा डाउट था आप लोगों को, इसके अलावा कहाँ है, यहाँ से लेकर के और तो कोई डाउट नहीं था ना। इधर 60, ये तो हो ही गया आप लोगों का, 63 भी। फिर इसके बाद इधर तो और कुछ नहीं। उसके बाद 75 है, राइट। 75 है, ये तो आसान है बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओवरऑल रिएक्शन का इसने एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रखा है, तो ये ओवरऑल इसका कांस्टेंट है, इसको देखो एक्सप्रेस करना सीख जाओ, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में बता। k इज इक्वल टू, अब इस k को क्या लिख सकता हूँ मैं एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में, a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इज इक्वल टू, ये k1 इंटू के टू है अपॉन k3 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई एक a1 होगा e टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी, एक होगा a2 e टू द पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी, एक होगा e टू द पावर माइनस ई ए थ्री अपॉन आर टी, राइट। एंड इस पूरे पे पावर कितना है, 2/3। अब बताओ भाई, एक्सपोनेंट 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 तीनों का बेस सेम है, तो क्या मैं पावर को ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन में तो जोड़ सकता हूँ। तो माइनस ई ए वन बाहर ले लो प्लस ई ए टू, और नीचे वाले को माइनस कर दूं माइनस ई ए थ्री। कैन आई से लाइक दिस, ये पूरा का पूरा ई टू द पावर लिख सकता हूँ मैं, और यस होल डिवाइडेड बाई आर टी लिख सकता हूँ। बेटा बोलो, यस सर। है ना। और यहाँ a1 a2 अपॉन a3 ऐसा कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू यहाँ a टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बोलो भाई, अब एक बात बताओ, अब इस पूरे पे पावर कितना है, पूरे पे पावर कितना है 2/3, तो इस पूरे पे पावर कितना आ गया 2/3, और इस पे भी पावर कितना आ गया 2/3 का मतलब पावर अगर आप हटाते हो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से। ये सुनो, अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर लो ना, ई का पावर जो इसका है वही ई का पावर इसका है,
तो ये दोनों पक्का है कि इक्वल होंगे, तो यहाँ आप बोल सकते हो a मस्ट बी इक्वल टू a1 a2 अपॉन a3 टू द पावर 2/3। एट द सेम टाइम EA by RT must be equal to minus time EA1 plus EA2 minus EA3, और इसका कितना 2/3 टाइम्स ऑफ RT। RT कट जाएगा, माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या EA इफेक्टिव का वैल्यू EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, इसका 2/3 नहीं आ गया जी? बोलो, ये तो इजी है यार। सर यहाँ पे इसमें क्या? मतलब हमने पावर्स कंपेयर कैसे करी, मतलब हमें कैसे पता कि वो जो ए वाली टर्म्स हैं वो सभी ए, वो उस साइड वाले ए के बराबर हैं? देखो ये तो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है ना, कि जब भाई कोई फंक्शन को आपने लिखा है जहां पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर समथिंग इधर है, तो यार e तो इरेशनल नंबर है ना, ये एक अलग आइडेंटिटी हो गया, उधर एक अलग आइडेंटिटी, तो e का पावर मैच करना ही पड़ेगा। और तो कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। सर अगर ये कोई रैशनल नंबर होता, लाइक कोई सिंपल, मतलब इस केस तब में नहीं कर पाते ना, फिर तो दिक्कत आती है, यस। फिर तो पूरा पूरा वो वैल्यू रख करके करना पड़ता है। ओके यस। समझ गए ना, तो एक्सपोनेंट को आपको इक्वेट करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। अंडरस्टूड गाइस? बेसिकली सर हमने उसका इरेशनल पार्ट इक्वल करा है। हाँ बस, और कुछ नहीं किया। सही पकड़ा। अब 80th देख लेते हैं। 80th में क्या है? विच ग्राफ शोज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई अगर आप देखने की कोशिश करो यहाँ पे, तो यार एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? जहां पे कोई रिएक्टेंट हो, उससे अगर प्रोडक्ट हम ऊपर जा रहे हैं, एक तो इंडो ले लो, दूसरा एक्सो ले लो, R से P, तो भाई यहां से यहां जा रहे हो, और एक हो रहा है यहां से यहां जा रहे हो। तो जब आप ऊपर जाते हो यानी इंडो में, तो आप हर बार कम से कम इसी पीक को छोटा करते जाओगे। अगर कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछेंगे तो आप बोलोगे यार मिनिमम तो डेल्टा H होना ही चाहिए इंडोथर्मिक का। लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में देखो, ये जरूरी है कि इसको और कम कर दो, एक्टिवेशन को और कम कर दो, एक्टिवेशन को और, तो एकदम बिल्कुल यहीं से यहाँ स्टार्ट हो जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी तो जीरो हो गई ना। अगर R से P चले जाएं, अगर थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं तो बोलेंगे कि भाई ये रही एक्टिवेशन। बट अगर मैं ये हाइट ही एकदम जीरो की तरफ कर दूं तो एक्टिवेशन एनर्जी तो गया। तो ऐसे केस में कौन सा है? ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा होगा जहां रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, और बिल्कुल ही उठ करके यहीं खत्म हो गया। सो दिस इज द केस जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है बेटा, जबकि यहाँ रिएक्टेंट यहाँ है और प्रोडक्ट यहाँ है। तो भाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में कम से कम कितने का गैप है एक्टिवेटेड स्टेट के बीच में? तो वो गैप जीरो नहीं है, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी है। इसलिए बोलते हैं इंडोथर्मिक में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा मिनिमम, वो वैल्यू डेल्टा H के बराबर होता है, जबकि एक्सोथर्मिक के केस में EA मिनिमम की वैल्यू जीरो होती है। इसीलिए जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली फास्ट होते हैं, मतलब क्योंकि उसके एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट है कुछ कुछ रिएक्शंस हैं इसमें भी जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस इसमें तो यही देखना था, और बाकी बाकी ग्राफ तो बहुत ही फालतू के ग्राफ हैं। आप देखो बाकी ग्राफ क्या है भाई, ये ऐसा कभी पोटेंशियल का मैप ही नहीं आता है, ये भी नहीं आता है कभी। ठीक है, तो ऐसा था 80th। और इसके बाद एक्सक्यूज मी 80। सर। हाँ बेटा बोलो। सर बट जो उसका सेकंड और फोर्थ ग्राफ था सर, उसमें भी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के का नहीं जो तो उस, एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर। हाँ उसमें वो जो वेरिएशन है ना, वो उन्होंने गलत दिखा रखा है ना। वेरिएशन सर कभी भी कैसे? लीनियर वेरिएशन नहीं ना आता है। जब भी आप देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन भी देखो, तो लीनियर आएगा क्या कभी भी? नो सर।
हाँ तो इसलिए वो लीनियर वाले तो कर्व भी गलत है ना वो, तो मैं Alright, इसकी sir. वजह से डिस्कार्ड कर रहा था उसको, और कोई रीजन नहीं। सर एक और क्वेश्चन था सर। हम्म। सर अगर हमने यहाँ पे बोल ही दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए 0 हो सकती है, तो सर मतलब उसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स में चलें तो फिर वो एक ऐसा रिएक्शन होगा जो एंडोथर्मिक है और उसका एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के इक्वल होगा। हाँ बिल्कुल सही है। सर बट हमने 67 क्वेश्चन में जो सर आप क्लास में बता रहे थे कि वो मोर देन डेल्टा एच होना ही पड़ेगा। मोर देन, हाँ क्योंकि ये बड़ा वैसा वाला अप्रोच है ना बेटा, कि लाइक वी आर गोइंग इन अ स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस कि अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो तो क्या होगी, यस सर। मतलब जिसमें मतलब ऑलमोस्ट बॉन्ड ब्रोकन स्टेट में ही हो जाए, तो ऐसे केस में एक्सोथर्मिक के लिए तो 0 होती है और इंडो के लिए डेल्टा एच होती है यस सर। ना। वो मतलब एकदम हाइपोथेटिकल केस है, वैसा कोई प्रैक्टिकल केस होगा या नहीं मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि देखो कम से कम अगर इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट तक जाना है तो, और ये इंडोथर्मिक है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, तो यार देखो जनरल केस में तो ऐसे पहले हाइट जाता फिर ऐसे नीचे आता, क्योंकि एक्टिवेटेड स्टेट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों से ऊपर होता है। लेकिन यस मैंने सर। बोला कि अगर कम से कम भी अगर आप देखो तो इतना तो एनर्जी देना ही पड़ेगा ना इस रिएक्टेंट को, तभी ये प्रोडक्ट को पहुंच पाएगा। एक्सोथर्मिक के केस में वो नहीं है, आर से पी जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं, यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन जनरल केस में क्या होता है, जनरल केस में यही एनर्जी ऐसे जाती है, तो मतलब कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी प्रैक्टिकल केस में होता ही है। 0 कहना बड़ा अजीब सा चीज है, तो इसलिए सर मैंने फिर बोला था कि वहां पे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी तो लीनियर नहीं है। अरे बाबा, जनरल वेरिएशन हम लोग पोटेंशियल का कैसे दिखाते हैं यार, ये तुम लोग डिबेट कर रहे हो इस पे, ऐसे ही दिखाते हैं ना। अब इसका एक पार्ट देखो ना, जहाँ यहाँ प्रोडक्ट मान लो या यहाँ प्रोडक्ट मान लो, इसमें ये डिबेट कहाँ से आ गया कि ऐसे करूं या ऐसे करूं। मींस लाइक जो हमने वही कर रखा है स्टैंडर्ड सब वैसे ही बनेगा। बिल्कुल। ओके। चले अब नेक्स्ट देखूं मैं 86th। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A टर्निंग इनटू B plus C carried out at इतना, if इतना % of the reactant molecule exist in activated state EA value, that is so simple। आप याद करो कोलिजन थियरी में मैंने आपको बताया था fraction of molecules which are activated is given by e to the power minus EA by RT term। तो इसने उसी का वैल्यू दे रखा है भाई, कितना परसेंटेज दे रखा है, 3.8 इंटू 10 के पावर माइनस 16%, और परसेंट हटाओगे तो डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। यस सर। तो अब तो यार इसको दोनों तरफ लॉग ले लो टू द बेस ई ना, दोनों तरफ लॉग टू द बेस ई ले लो, तो ये लॉगरिथम से हट करके इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ए बाई आर टी माइनस टाइम, और उधर आ जाएगा एल एन दिस होल वैल्यू। एल एन को 2.303 लिखना, और ये सिंपल सा कैलकुलेशन करना है तुमको लॉग ले करके, तो वहां से ई ए और आर टी मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट दैट आंसर। ठीक है, सो बेसिकली मुझे ये सिखाना था कि ई टू द पावर ये वैल्यू जो हम लिखते हैं दैट इज दिस फ्रैक्शन ओनली। गॉट इट? यस लॉग सर। लेकर के इस यस सर। चलो भाई, then coming to the question number 87, a catalyst lowers the activation energy for a certain reaction from here to here at 500, what will be the rate of reaction as compared to uncatalyzed reaction? ये कर लो यार, ये बताओ, अगर मान लो कोई कैटलिस्ट है तो a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी आ रहा है, दूसरे केस में क्या हो जा रहा है, वो a e टू द पावर माइनस ई ए माइनस कुछ डिक्रीज कर दिया इसने x। अब इसका रेशियो निकालना है, इसने वैल्यू भी दे दिया है कि भाई यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर दिया, एक केस में ये दिया, एक के केस में ई ए माइनस एक्स की वैल्यू दिया, तो क्या रेशियो लोगे तो निकल नहीं जाएगा जी ई यस टू दी सर। पावर में, तब फिर क्या दिक्कत है इसमें। सर एक 83 बता। और आगे पहले खत्म कर लेते हैं फिर देखते हैं, 100 तक पहले खत्म कर लेता हूँ। केमिकल रिएक्शन occurs as a result of collision between reactant molecules, therefore the total number of collisions occurring in a unit volume per second। रेट पूछ रहा है, क्या लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग, रेट क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन हैविंग एनर्जी EA और ग्रेटर देन EA, और
और आइडियलिस्टिक केस लोगे तो प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, बस P, यही होता है एज पर कोलिजन थ्योरी। और ये ZAB क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रेट को आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू। So rate is given by total number of effective collisions which have enough activation energy। अगर ये लिख रहा है पर यूनिट टाइम लिख देता पर यूनिट वॉल्यूम तो करेक्ट हो जाता। यस तो ये नहीं लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। इन दैट केस इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इसका आंसर डी होना चाहिए। अदरवाइज बस यहाँ वो ऐड कर देता पर यूनिट टाइम वाली बात, तो ये सही हो जाता। ठीक है, सी सही हो जाता, अदरवाइज ये गलत। ओके, गॉट इट। और भाई 90 से 100 के बीच में और कोई डाउट नहीं है? चलो ग्रेट। कौन सा तुम्हारा डाउट था सुचित? सर 83 The rate of reaction gets double when the temperature changes from 7 degree. From 7 degree, what factor will it change for the temperature 17 to 27 degrees Celsius? अच्छा, ओके 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 ओके। 17 से 27 जा रहा है, कितना डिफरेंस आया ये? 10 का सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला। वही रूल लगा लेंगे, और क्या करना है? सर लेकिन उससे तो 2 ही होना चाहिए उसका, क्यों? मतलब वो भी 10 का है, वो भी मतलब कांस्टेंट ही रहता है, मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली। मुझे लग रहा है यहाँ ना कुछ डेटा का मिस्टेक है बेटा। इससे मेरी बुक का अलग दिया हुआ है सर। क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं लग रहा है 7 डिग्री फ्रॉम क्या 7 डिग्री होता है, या चेंजेस बाई 7 डिग्री लिखता तो समझ में आता है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। और इस 7 डिग्री का रिलेशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं कि हर 7 डिग्री पे अगर मैं ऐसा मान लूं कि 7 डिग्री पे ये डबल हो जा रहा है, तो 17 से अगला 7 कितने पे पहुंचेगा? ये 24 डिग्री तक आते आते 7 डिग्री का गैप हो जाएगा। और फिर 24 से 7 का मतलब कितना हुआ? बोलो। 31। तो यहां तक आते आते ये डबल, और डबल से ये डबल 4 टाइम्स बढ़ जाता अगर 31 तक पूछता तो, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। हमारी राइट, बुक तो में डेटा अलग है थोड़ा सा। क्या डेटा है बताओ? यस सर। सर हमारे में गिवन सर है व्हाई रेट ऑफ एक एक बच्चा कोई बोलो यार, किसी का माइक ना बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। सर हमारी हाँ। में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 27 डिग्री सेल्सियस टू 37, और फिर हमें पूछा है बाय व्हाट फैक्टर विल इट चेंज फॉर टेम्परेचर 27 टू 37 चेंज करने पे रेट डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। हाँ, ठीक है। और अब बाय व्हाट फैक्टर विल इट चेंज फॉर टेम्परेचर रेंज 17 टू 27। चेंजेस फ्रॉम 17 टू 27, यही है ना? यस सर। 27 से 37 करने पे कितना हो जाता है? डबल। तो इतने से इतने करने पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और सर सर इसमें ऑप्शंस बस भी फॉलो अलग वाला है, डाल क्या हुआ बेटा? ऑप्शंस भी अलग है सर, मतलब जितने भी है। हाँ, वो अलग होने भी चाहिए, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने बताया था कि जब तक ऐसे क्वेश्चन ना आ जाए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट लिख करके बोल रहा हो, तब तक जो जनरल रूल है वो हमारे पास यही है। कौन सा? log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इसने क्या स्टोरी दिया है कि ये वैल्यू 2 है। कब? जब 1 बाई T1 एंड 1 बाई T2 का वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना। बोलो, ऐड कर दोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी ना? यस सर। सेकंड क्वेश्चन में ये 1 बाई T1 T2 का वैल्यू चेंज कर दिया है, और ये भाई आर तुम इस पिछले वाले से निकाल लोगे, वो यहाँ रख देना, तो log K2 बाई K1 का वैल्यू आ जाएगा। तो वहां से K2 बाई K1 की वैल्यू निकाल लेना।
कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। यस सर। मैंने तो तब आपको बोला था जब आपके पास कोई रास्ता ही ना हो, वरना मोर आइडियलिस्टिक अप्रोच तो यही है ना, क्योंकि ये कभी गलत नहीं होगा। वो तो एजम्पशन वाली चीज थी जहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट को कांस्टेंट मान रहे थे। यस सर। अंडरस्टूड ना? तो इसलिए क्वेश्चन देखा करो कि पहले क्या है। ऑलवेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक, तो चलो भाई, यहां तक आप सभी के सॉल्व हो गए। अब थोड़ा रैपिडली खत्म करने की कोशिश करते हैं। 110 या इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, राइट, ये एक समझ लेते हैं। और आई गेस इसके बाद आप कुछ पूछे ही नहीं तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इसको कैसे करना है तो आओ देखते हैं। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है, 10110। तो देखो, पहले बात ये समझो, ये नोटेशन किस चीज का है, राइट। क्वेश्चन पूछा है कि लिथियम ये 1p1 से रिएक्ट करके कोई x बनता है, आइडेंटिफाई x इफ रिएक्शन इज p कॉमा अल्फा। ध्यान रखना, ये जो p है ये बताता है कि स्टार्टिंग जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है, या जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। कहने का मतलब किसी न्यूक्लियस पे आप किस चीज का अटैक कर रहे हो। तो यहां देखो, इसलिए लेफ्ट साइड में इन्होंने 1p1 लिख भी रखा है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में ये जो अल्फा लिखा है कि एक जो भी प्रोडक्ट आपका बना है उसके साथ कौन सा एडिशनल पार्टिकल निकल रहा है, वो ये। सो कायदे से इस रिएक्शन को ऐसे लिखना चाहिए, लिथियम 3n7 प्लस 1p1 फॉर्मिंग x प्लस अल्फा पार्टिकल। अब तो निकल जाएगा बेटा, ये 2 4 है, ये 3 7 है, तो x निकल जाएगा ना? यस सर। बोलो। अरे भाई, मास नंबर यस सर। कंजर्व करा देना। ये 2 प्रोटॉन नंबर पहले कंजर्व करा दो। यहाँ 2 है, यहाँ मान लो z है, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। बोलो। यस सर। और ऐसे ही यहाँ ये 4 है, 4 प्लस एटॉमिक मास नंबर a है, 4 प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस 7 8। तो यहाँ से क्या आ गया, 2He4 ही तो आ रहा है आंसर। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ना, तो ऐसा है। तो कभी भी ये लिखा हो तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट साइड में अटैक कर रहा होगा। चलो यहाँ ये लिख दिया, इसका भी जरूरत नहीं था, ऐसे लिख देता कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस, बट इट इज ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अकम्पेनिंग इन द सर फॉर्म। अल्फा कॉमा 2n का क्या मतलब है 114 क्वेश्चन में? 2n का मतलब हुआ 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं प्रोडक्ट साइड में। ओके सर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, आप देख लो इसको ना। आप बोलोगे कि MD 101,255 में अटैक किया किसका, अल्फा का। तो कोई प्रोडक्ट X बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, 2 न्यूट्रॉन। इसको ऐसे लिखेंगे। तो आई होप कि अब आप यहाँ पे निकाल लोगे, क्योंकि अल्फा को आप 2 4 लिखते हो, न्यूट्रॉन को क्या लिखते हो, 1 0, सॉरी 0 1। ये सुनो। यस सर। तो इसको Z कर लो, ये A कर लो, अब मास नंबर इक्वलाइज कर देना और वो कर देना, आ जाएगा आंसर। आ रहा है बात समझ में? यस सर। चलो ग्रेट। हाँ, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अकम्पनिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन। क्या ये भी हो जाएगा? ये भी तो आसान ही है बेटा। इसने बोला है कि यूरेनियम 92 235 में एक स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन। और इसके बाद ये ब्रेक डाउन कर जा रहा है, क्या बना रहा है ये, X54 139, साथ में एक और चीज बना रहा है, स्ट्रोंशियम 38 194। तो पूछ रहा है कि इसके साथ कितने नाइट्रोजन नए बन रहे हैं। तो क्या वो निकाल नहीं लोगे जी? पहले तो चार्ज देख लो, ये 38 है और 54 मिला के कितना हुआ, 92। इसका मतलब कि कोई अल्फा पार्टिकल और साइड से निकल नहीं रहा, तो सारे न्यूट्रॉन ही निकल रहे। अब डिफरेंस ले लो भाई यहाँ का, 235 दिस प्लस दिस, न्यूट्रॉन मान लो x है, तो ऊपर उसको ऐड कर देना, तो तुमको न्यूट्रॉन नहीं मिल जाएंगे। यस सर। आसान ही है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार।
क्या कर रहे हो तुम लोग? लैंग्वेज में फंस रहे हो बस, मुझे लग रहा है। ठीक है, देख अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने बताया था स्टेज वाला चीज ना, कि यूरेनियम में जब तुम नाइट्रोजन मतलब सॉरी न्यूट्रॉन का अटैक कराते हो तो इसका प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन निकलता है फर्स्ट स्टेज के बाद। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम से टकराएंगे, तो आप सोचो हर एक यूरेनियम से 3-3 आएगा, तो सेकंड स्टेज में यही जो 3 है ये कितना हो चुका होगा, 3⁻²। और एनर्जी ऐसे ही क्या बढ़ती है कि भाई पहले स्टेज में एनर्जी ई आई, तो अब 3 गुना रिएक्शन बढ़ गए तो एनर्जी 3E आ जाएगी, वहां पावर नहीं होगा, एनर्जी 3E आ जाएगी। ये सेकेंड स्टेज की बात हुई। तो इसी तरीके से फिफ्थ स्टेज में जब आओगे तो ये 3⁵ हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ सॉरी मतलब अगली बार फिर और 3 गुना होगा, तो 3 × 3 × 3 × 3E। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ऐसा कुछ करके तो आप वहां मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख लेना। अरे क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसे देखो, ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे समझो, एक न्यूट्रॉन किसी पहाड़ से टकरा रहा है तो एनर्जी ई निकल रही है, लेकिन इसके साथ 3-3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो 3 न्यूट्रॉन अगले स्टेज में क्या करेंगे, 3-3 यूरेनियम से टकराएंगे। सो बेसिकली इट विल बी n+u n+u n+u, और एक एक जगह से फिर से 3-3 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। एनर्जी कितनी निकल के आएगी, ई ई ई, तो इसलिए तो मैं बोल रहा था 3E हो गई एनर्जी सेकंड स्टेज में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में एनर्जी कितनी हो गई, 3। अब थर्ड में क्या होगा, हर न्यूट्रॉन एक एक रिएक्शन कराएगा, तो और एक एक रिएक्शन कराएगा तो हर जगह से फिर एक एक एनर्जी ई निकलेगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगले स्टेज में वो 9E हो जाएगा, तो वही मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करता जा रहा था। तो ऐसे Yes, इसको स्टेज बाई लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिफ्थ स्टेज पे क्या है। ठीक है बेटा, सो वी yes, आर sir. नाउ डन विद द होल discussion. So that's all for the class. And discussion is over now. Yes, sir. Thank सर you, sir. आपने